कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज दिन मंगलवार है और मंगलवार के दिन हम कार्यक्रम लेकर के हाजिर होते हैं फोन इन। आज के फोन इन कार्यक्रम का जो विषय हमने चुना है वो है धान फसल में कीट प्रबंध। इस विषय पे हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रद्युम्न भटनागर। आप सीनियर कोऑर्डिनेटर कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र हैं। तो स्टूडियो में कोई भी किसान भाई जिसकी धान से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है तो वो सीधा फोन करके और अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। हमारे स्टूडियो का फोन नंबर है 221-322। कुरुक्षेत्र से बाहर से जो भाई फोन करेंगे या मोबाइल से जो भाई फोन करेंगे तो वो इस फोन नंबर से पहले कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड जरूर लगा लें। कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड है 01744। डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरधारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार और इस दिन हम लेते हैं एक ऐसा विषय जो आवश्यक है समय, मौसम, परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आपके उस समय के हिसाब जो भी समस्याएं हैं, फसल से संबंधित जो समस्या है, आप उनका समाधान सीधे ही हमारे विशेषज्ञ से फोन के माध्यम से कर सकें। इस कड़ी में जो आज का हमारा विषय है वह धान फसल में मुख्य कीट प्रबंधन, यानी कौन कौन से मुख्य कीड़े हैं जो आपकी धान फसल को प्रभावित करेंगे और उनका क्या उपचार है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर प्रद्युम्न भटनागर जो वरिष्ठ संयोजक हैं कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में। जिन साथियों ने अपना रेडियो सेट देर से खोला है उनके लिए हम बता दें कि जो हमारा स्टूडियो का फोन नंबर है वो 221-322 221-322। जो साथी मोबाइल से या कुरुक्षेत्र से बाहर से फोन करेंगे उनके लिए एसटीडी कोड लगाना आवश्यक होगा और एसटीडी कोड है 01744। तो यानी 01744 221-322। साथियों से एक निवेदन और रहेगा कि वो जो विषय है उस पे ही चर्चा करें, उससे ही संबंधित फोन करें, यानी जो धान के कीट हैं इससे संबंधित ही फोन करें ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर साहब, किसान साथियों की धान की फसल है, अब बरसात भी अच्छी हो गई है, मौसम है, फसल भी लहरा रही है, अब तो बड़ी अच्छी खड़ी है और हम यही प्रार्थना करते हैं कि बहुत अच्छी फसल हो। लेकिन हर साल फसल में कुछ समस्या आती हैं, कुछ बीमारियां, कुछ कीट आते हैं। आज हम चर्चा कीट के ऊपर कर लेंगे कि वो कौन कौन से कीट हैं जो धान की फसल को समय समय पर जो प्रभावित करते हैं। इस समय जो धान की फसल हमारी खेत में खड़ी है उसमें 2 तरह कीटे नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक तो तना छेदक है और दूसरा तेला जी। जहाँ तक तना छेदक की बात है तो हमारी जो मोटी जीरी है, जो हाइब्रिड्स हैं, वो इस समय पकाई की तरफ चल रही हैं जी। और उनमें दानों में दूध पड़ गया है, सख्त हो रहे हैं दाने। तो और अपने ज़िले की अगर मैं बात करूं तो जो मोटी जीरी है उसकी कटाई 15 सितंबर के आसपास शुरू हो जाती है जी। तो इस तरह से अब जो तना छेदक है उसका जो प्रकोप है उससे हमारी फसल बच गई है, तो उससे अब किसान भाइयों को डरने की जरूरत नहीं है। और अब जो बालियां आ रही हैं फसल में, अगर कहीं सफ़ेद बाली आ रही है जी, तो उसके लिए कोई भी दवा छिड़काव ना करें जी, क्योंकि ये जो सफ़ेद बाली आ रही है इसका कारण जो है कीड़े ने काफ़ी पहले इसमें सुराख कर दिया है। उसके बाद जब ये दाने पके हैं
और फसल पकने की अवस्था में आई है तो हमें सफ़ेद बाली दिखती है। तो इसलिए इस सफ़ेद अगर बालियाँ कुछ खेत में इस समय नज़र आएँ तो उसके लिए किसान भाई कोई भी छिड़काव ना करें। तो डॉक्टर साहब मतलब अगर दवाई छिड़कते हैं तो कोई प्रभाव अब उसके ऊपर नहीं आएगा? हाँ, कीड़ा से नुकसान से वो नहीं बचा पाएंगे और किसान भाई के जो पैसा है वही हमारा बर्बाद होगा। कीड़े ने जो काम करना है वो कर चुका है अपना जो। हाँ, वो हो चुका। हाँ, तो इस समय किसान भाई तना छेदक के लिए कोई भी दवा छिड़काव ना करें। अब हम बात करते हैं बासमती की। तो वो जैसे अभी पहले मेरा एक सवाल रहेगा यहाँ पे, जो जिन साथियों की लगभग फसल 15 सितंबर के आसपास 15-20 सितंबर के आसपास तैयार हो जाएगी, वहाँ तो तना छेदक से बच गए हैं, लेकिन अगर किसी ने थोड़ी देर से पछेती अगर लगाई है और वो थोड़े दिन में तैयार होगी तब वहाँ तना छेदक का प्रकोप हो सकता है क्या? नहीं, तने छेदक का इस वक्त अब कोई प्रकोप से हमें डरने की जरूरत नहीं है जी। तो वो हमारी फसल अब बच गई है, निकल चुकी है। अब हमारी जो बासमती धान है उसमें ये थोड़ी सी समस्या कर सकता है जी। तो उसमें भी जो थोड़ा पछेती धान है उसमें इसका नुकसान हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस समय तक जो किसान भाई हैं वो तने छेदक के लिए दवा का इस्तेमाल कर चुके होते हैं, जैसे कि कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड है या फिप्रोनिल दवा है 7.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। ये दानेदार दवा आमतौर पे किसान भाई डाल रहे हैं। तो अगर फिर भी किसी भाई को कहीं समस्या दिखाई दे तो वो पहले फोन ले लें। हेलो। हाँ जी डॉक्टर नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर कैथल से बोल रहा हूँ। कैथल से या किसी गांव से? कैथल से ही समझो सर। अच्छा, समझना है। अच्छा जी, अपना नाम? शशिपाल नाम है सर। डॉक्टर साहब से क्वेश्चन था एक जी ना। जी पूछिए डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, एक तो बीपीएच का भी अटैक शुरू हो गया है काफी ना, खेतों में दिख रहा है, मेनली जो PR14 वैरायटी है। ठीक है। और इसके अलावा सर जो शाहबाद वाली बेल्ट है इसमें पत्ता लपेट काफी आया इस बार, और अभी भी एट प्रेजेंट भी काफी है। अच्छा, उसके बारे में बताएं। ठीक है। हाँ जी, अब जहाँ तक ये अपने तेले का सवाल है, होपर्स का सवाल है, तो अब जैसे आज भी हम कई खेतों में गए हैं तो वहाँ कुछ फसल गिरी भी हुई है क्योंकि बारिश आज काफ़ी तेज़ हुई है कई जगह पे। तो ऐसी जो फसल जहाँ गिरी हुई है या जहाँ पे किसान भाइयों ने यूरिया की मात्रा ज़्यादा प्रयोग की हुई है, सिफारिश शुदा मात्रा से ज़्यादा खेतों में यूरिया डाला हुआ है, वहाँ पे तेले का प्रकोप आ गया है। जैसे किसान भाई ने भी बताया शाहबाद क्षेत्र में भी है। तो उसके लिए किसान भाई जो है एक विश्वविद्यालय ने इस बार नई दवा की सिफारिश की है, कीटनाशी की सिफारिश की है, और ये दवा है डाइनोटिफ्यूरेन। या आसान जो इसका बाहर से जो हमें मिल सकती है वो ओशीन दवा है, ओशीन नाम की दवा 20% है ये, और किसान भाई इसका 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। ओशीन 20% दवा ये तेले के लिए मैंने आपको बताई है। और इसके 7 से 10 दिन के बाद अगर वैसे तो ये इस दवा का असर थोड़ा लंबा रहता है, 10-15 दिन तक असर रहता है। उसके बाद अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो बुप्रोफेंजीन एक दवा है जो किसान भाई पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रिब्यून 25 SC के नाम से ये मिल रही है। तो इसकी 330 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। एक साथ ही मैं ये अनुरोध और करूँगा किसान भाइयों से, क्योंकि तेले का प्रकोप शुरू हो गया है, तो किसान भाई अपने खेत में हर दूसरे-तीसरे दिन जाते रहें और पौधों को देखें। ये जो तेला है, ये जो पानी की सतह है उसके पास तने के ऊपर बैठा मिलता है, और जब भी हम खेत में जाते हैं थोड़ा सी भी आहट होती है तो ये तेले तने के पीछे छुप जाते हैं। तो किसान भाई थोड़ा ध्यान से देखें, और जैसे ही ये 5-10 तेले हमें दिखते हैं तो हम तुरंत ही इस दवाई का स्प्रे कर दें, क्योंकि ये तेला छुप के अटैक करता है, पता नहीं चलता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसान भाई खेत पे जाएं और फसल को देखते रहें। डॉक्टर साहब, अभी दवाई की मात्रा की बात की है, ओशीन की 80 ग्राम प्रति किले के हिसाब से जी। तो कितने पानी में इसको मिला के घोल बनाएंगे? इसको हमारे 200 लीटर पानी की सिफारिश है धान की फसल में जी। तो उसमें मिला के हम इसको छिड़काव कर सकते हैं। और किसान भाई ने एक समस्या और बताई थी कि पत्ता लपेट सुंडी भी अब बढ़ रही है। तो पहली बात तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर आज जैसे अच्छी तेज़ बारिश हो गई है तो पत्ता लपेट काफ़ी हद तक धुल चुकी होगी, तो इसके लिए हमें अलग से छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, अगर फसल अभी हरी है या अभी गाभे में आई है, ऐसी अवस्था में जहाँ पे फसल है वहाँ पे किसान भाई, एक मैं और दवा का नाम बता रहा हूँ, फ्लूबेंडियमाइड है या टकूमी है, टकूमी 20 WG।
अच्छा। इस दवा की 50 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़क सकते हैं जी। टकुमी दवा 20%, 50 ग्राम प्रति एकड़। तो ये जो दवा है 200 लीटर पानी रहेगा। इस दवा का ये फायदा रहेगा कि जो तने छेदक है उससे भी हमारे फसल का बचाव करेगी और पत्ता लपेट को भी ये खत्म कर देगी जी। तो इन 2 बातों का किसान भाई ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, जो तेला है इसका कोई विशेष समय पे ही दिखाई देता है या इस टाइम भी आप खेत में जाकर देख सकते हो? या तेले का लगभग यही समय रहता है और इसका नुकसान भी इसी अवस्था में ज़्यादा होता है कि जब बाली निकल रही है या दानों में दूध पड़ आने लगा है, उस समय पे ही इसका अटैक ज़्यादा होता है। तो ये एक हमारी ऐसी क्रिटिकल अवस्था है जब हमें खेत में बार बार जाना पड़ेगा और हर दूसरे तीसरे दिन फसल का मुआयना करना पड़ेगा, पौधों को ध्यान से देखना पड़ेगा। फोन ले ले। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? कानपुर से बोल रहा जी। नाम मेरा विकास कुमार है जी। विकास जी, क्या पूछना है? सर दाने के बारे में पूछना है। हाँ, क्या पूछना, बोलिए क्या पूछना? क्या है? मच्छर सा रहा जी, खिड़का वगैरह। मच्छर सा रहा है जी। कोई तेले की समस्या है जी। सुनिए, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। हाँ जी, अभी जैसे मैंने अभी बताया तेले की समस्या, ये जो समय है ये तेले का ही अब आ रहा है आगे। और आप फसल में देखेंगे तो आपको तने के ऊपर ये बैठा हुआ मिलेगा, ये रस चूसता है और तने को कमज़ोर कर देता है। तो इसके लिए हमारे पास एक दवा है, ओशीन दवा, ओशीन नामक दवा है, ये आप लिख लें, ओशीन 20 SG, और इसकी मात्रा रहेगी 80 ग्राम प्रति एकड़ और 200 लीटर पानी में मिला के आप इसका छिड़काव कर दें। छिड़काव उस समय करें जब ओस उतर जाए, थोड़े दिन निकल आए, हल्की धूप आ जाए, उस समय छिड़काव करें। बिल्कुल सुबह के टाइम छिड़काव ना करें। और एक बात फिर ध्यान रखें कि अपने खेत में आप जाते रहें, जैसे अभी मैंने जोर भी दिया है, और इन तेलों के संख्या पे ध्यान रखें। अगर आवश्यकता पड़ती है तो दूसरा छिड़काव एक ट्रिब्यून दवा है, उसका आप कर सकते हैं 330 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। डॉक्टर साहब, पहला छिड़काव तो ओसीन का करना है, क्या दूसरा छिड़काव भी ओसीन का लें या ट्रिब्यून का लें? दूसरा छिड़काव ट्रिब्यून का लें, क्योंकि एक ही दवा का बार बार छिड़काव करने की सिफारिश वैज्ञानिक नहीं करते। दोनों के काम करने का तरीका अलग है, तो इसलिए 2 अगर अलग अलग दवा हम करते हैं तो वो हमारी ज़्यादा कारगर रहती हैं। ठीक। अब बात हम करते हैं बासमती के ऊपर, जो कि बासमती में थोड़ा सा तना छेदक का प्रकोप दिखाई दे सकता है। जी जी। तो तना छेदक में भी जैसे जो हमारी, सबसे पहले फोन ले लें। हेलो, हाँ नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जिला कानपुर से बोल रहा जी। अपना नाम? विकास कुमार जी। विकास जी, पूछिए। अभी आपका सवाल का जवाब मिला नहीं? मेरे तक आवाज नहीं आ रही, दोबारा बताओ सर। हमने ये बताया था आपको डॉक्टर साहब ने कि जो आपने ओसीन दवाई का छिड़काव करना है। कौन सी का जी? ओसीन। ओशीन। अच्छा जी। हाँ हाँ, अगर आपके जिले में कितने लीटर पानी में जी? ये 200 लीटर पानी में 80 ग्राम दवा पड़ेगी आपकी। अच्छा जी। यार क्या की किल्ले मारनी है? 1 किल्ले की है। 1 किल्ले के लिए 200 लीटर पानी, 80 ग्राम जो है दवाई, इसका घोल बना के 1 किल्ले में आपका छिड़काव करना है उसका। अच्छा। हाँ, और छिड़काव जो है ये बारीक फुहारे से करना है। जो हमारी जो नोज़ल है उसका ध्यान रखना है आपने, मोटा फुहारा ना हो, बारीक फुहारा हो, और नीचे की तरफ उसको हमने नोज़ल का मुख रख के करना है, ताकि नीचे तक, तने तक दवा पहुंचे और पौधे पूरा अच्छा तर हो जाए। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें।
श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। एक बार फिर बता दें कि जो आज का हमारा विषय है वो है धान फसल में मुख्य कीट प्रबंधन, और हमारे बीच में बातचीत करें डॉक्टर प्रद्युम्न भटनागर जो वरिष्ठ संयोजक हैं कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में, और जो हमारा फ़ोन नंबर है वो है 01744 221 322। तो डॉक्टर साहब एक फ़ोन लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल से बोल रहा जी, गांव सातड़ी से जी, मदन लाल। मदन लाल जी, क्या पूछना है? ये ऐसा है जी, मैंने हाइब्रिड जीरी ला रखी जी। अच्छा। अब उस मतलब वैसे तो दाना तो भर गया जी उसमें। अच्छा। और जो तना है ना जी निचली साइड जड़ की वाली साइड में, हाँ जी, जड़ वाली साइड में थोड़ा काला तेला और भूरा तेला नजर आ रहा है कुछ। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है। हाँ जी, इस पर स्प्रे करने की जरूरत पड़ेगी या ना पड़ेगी जी? अब उसमें कटाई में कितना समय रह गया है जी टाइम? कटाई में तो जी ज्यादा 20-25 दिन ले लेगी जी, और ज्यादा 20-25 दिन ले लेगी तो हाँ जी। आप फिर अभी छिड़काव इस पे आप कर सकते हैं तेले के लिए। और हाँ जी। दवा जैसे मैंने अभी बताई है ओशिन दवा है, या ओशिन जी? ओशिन, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 20%, या इसका दूसरा नाम है डाइनोटिफ्यूरेन, तो ये आप अच्छा जी। नोट कर लें। ओशिन दवा 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर दें, और छिड़काव जो है बारीक फुहारे से करें, नीचे की तरफ नोजल का रुख करके करें, और पानी की मात्रा इसमें आप 200 लीटर लगाएं। पानी में कंजूसी ना करें, क्योंकि ठीक। पानी कम पहुंचता है तो दवा पूरा काम नहीं कर पाती। बारीक फुहारा रखना है इसमें। ठीक है सर जी। अच्छा, एक और बताओ जी। हाँ जी। ये जो सफेद बल्लियां निकल रही जी, हाँ वो सारे स्प्रे कर लिए जी, अब फिर भी सफेद बल्ली जरूर है रही जी। नहीं, अब जो अभी मैंने बताया है कि जो सफेद वाली जो इस टाइम आपको दिखेंगी उससे अब परेशान नहीं होना। पहली बात तो ये है कि उससे आपको अब कोई बहुत ज़्यादा नुकसान फसल का नहीं होने वाला। कुछ एक सफ़ेद बालियाँ दिखती हैं जिससे हम घबरा जाते हैं, किसान भाई भी परेशान हो जाते हैं कि जी खेत में सफ़ेद बाली हैं, पर इस समय पे आपने उसका कोई छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि जो कीड़ा है वो पहले नुकसान कर गया, 15-20 दिन 25 दिन पहले नुकसान कर गया। इसने जब बाली बन रही थी उस समय पे इसको काट दिया, तो जब इसमें खुराक नहीं पहुंचती तो ये सफ़ेद बालियाँ निकलती हैं। तो इस समय पे इसका कोई छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए वैसे मैं बता दूं कि जो किसान भाई हैं वो लगभग 40 और 60 दिन के ऊपर जो ये पदान दवा है, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड है या फिप्रोनिल है, 7.5 किलोग्राम ये दानेदार दवा छिड़काव कर सकते हैं। या एक दूसरी दवा है टकूमी, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल थोड़ा समय पे करें। आमतौर पे क्या देखा गया है कि किसान भाई जो हैं, चाहे वो हमारे कैथल जिला है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, जैसे ही जीरी लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, साथ साथ दवाइयाँ डालने लगते हैं। तो ये उस समय जो हम दवाई डाल रहे हैं ये हमारी सिर्फ पैसे की बर्बादी है। और जहाँ तक जो अभी तक मेरा तजुर्बा है कि हमारे ज़िलों के अंदर 15 अगस्त से पहले कोई भी बीमारी नहीं आती। तो जब समय ठीक आए उस समय ही आपने इन कीड़ों के लिए दवा का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आप हमें भी फ़ोन करके आगे से पूछ सकते हैं। करनाल में भी हमारा सेंटर है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का,
कृषि विभाग है, वहाँ से आप संपर्क करके और उस समय पे ही आप दवा छिड़कें, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि जो भांस्पति है उसमें कुछ एक में तनाछेदक की बीमारी आ सकती है, कुछ एक में, तो वहाँ हम चर्चा कर रहे थे। हाँ जी, खास तौर से वो बासमती जो हमारी लेट लगाई हुई है जी, तो वहाँ पे अभी ये तन छेदक की जो समस्या है ये आ सकती है, पर अभी किसान भाइयों को घबरा के कोई भी दवा का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसके खेत में फिड़कले या जो पतंगे हैं वो दिखते हैं और या अगर हम खेत में जाते हैं तो हमें 1 मीटर स्क्वायर में अच्छा, एक अंडे का गुच्छा दिखता है, तब हम छिड़काव कर लें। या अगर पौधों की गोभ सूखती हुई दिख रही है, अच्छा, गोब मुरझा रही है 5% पौधों की, अगर इससे ज़्यादा संख्या आ रही है तब हम इसका लिए बचाव का साधन कर सकते हैं, किसी कीटनाशी का छिड़काव कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि एक बार तो भी सभी किसान भाई कर ही चुके हैं, पर जब तक ज़रूरत ना हो तब तक हम दोबारा इस कीड़े का भी छिड़काव ना करें। डॉक्टर साहब एक और देखा है कि साथियों ने जीरी लगाई और पहले एक सूची तैयार कर ली कि इस समय ये दवा छिड़केंगे हम, हाँ, चाहे बीमारी आए या ना आए। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है जो हमारे किसान भाई अपना रहे हैं, क्योंकि कीड़े आने का भी एक समय है जी, तो अगर हम उस समय पे करेंगे तो वो कीड़ा खत्म हो जाएगा। पर किसान भाई पहले से ही कर देते हैं, उस टाइम कीड़ा है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने दवा छिड़की है वो सारी हमारी वेस्ट हो गई, बर्बाद हो गई, वातावरण को भी हमने दूषित करा और अपनी जेब भी खाली करी। किसान भाई को उससे कोई फायदा नहीं होता। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हम दवाइयों का छिड़काव मिला के कर रहे हैं, एक बार में किसान भाई 3, 4, 5 दवाई मिला के कर रहे हैं, तो ये गलती ना करें। हर कीड़े के लिए अलग दवा है, बीमारी के लिए अलग दवा है। तो अगर किसी एक ऐसे समय पे कीड़ा भी है और बीमारी भी है तो आप पूछ के अपने जो कृषि सलाहकार हैं उनसे पूछ के आप वो 2 दवाई मिला के कर सकते हैं छिड़काव। तो पर जो हम जो टैंक मिक्सिंग कर रहे हैं, खेत में जाके कई सारी दवाई कर रहे हैं, उसको किसान भाई अवॉइड करें, उसको ना करें। मेरे ख्याल से हर जगह एडीओज भी हैं सलाह देने के लिए, कृषि विज्ञान केंद्र भी हर जिले के अंदर है। अगर आपके पास आए तो बेझिझक अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं वो। जी बिल्कुल। कि वे संकोच करते हैं वहाँ जाएंगे, पता नहीं हमारी समस्या का समाधान होगा नहीं होगा, तो इस संकोच छोड़ के अगर कोई कीड़ा है तो आपके पास सीधा आ सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं, फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के भी भेज सकते हैं। अब तो सभी जमींदार व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं जी। तो हम हमेशा किसानों की सेवा में हाजिर हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है। तो डॉक्टर साहब ये जानना चाहिए क्या तेले का प्रभाव भी बासमती पे होगा आगे? हो सकता है, अभी समय है और अभी तेले का प्रभाव आने वाले समय में बढ़ने की उम्मीद है जी, क्योंकि हाँ जी। तो उसके लिए किसान साथियों किन किन बातों का ख्याल रखना है? उनके लिए खास तौर से देखिए, तेले का प्रकोप उन खेतों में ज़्यादा होगा जहां किसान भाइयों ने यूरिया की मात्रा रिकमेंडेशन से ज़्यादा डाली है। 2 कट्टों से ज़्यादा जहाँ भी जिन खेतों में डाली है वहाँ तेले का प्रकोप ज़रूर ही आएगा। दूसरा एक तो मतलब इस बार तो चलिए जितनी यूरिया पड़ गई, तो आगे से किसान भाई यूरिया की मात्रा कम करें और दूसरा खेत से समय समय पे पानी निकालते रहें, खेत में लगातार पानी ना खड़ा रहने दें। तो उससे क्या है कि एक अच्छा वातावरण बन जाता है तेले के लिए, अगर लगातार खेत में पानी खड़ा रहता है, और तेले की बढ़वार बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसलिए जब भी हमारा जैसे बढ़वार पौधे की हो चुकी है, उसके बाद फुटाव से पहले का जो समय है, उस समय हम खेत में सोका लगा सकते हैं, सुखा सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं। और जो पानी हमने खड़ा रखना है वो बिल्कुल पतला पानी देना है। तो अगर हम ये करते रहेंगे तो तेले का प्रकोप बहुत ही कम होगा या आएगा ही नहीं। तो वैसे तो पानी देने का एक समय है धान के अंदर, लेकिन अब तो बरसात अच्छी हो गई है, तो मेरे ख्याल से पानी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, अब नहीं पड़ेगी, बहुत है। तो साहब इसके अलावा किसान साथियों को और किन बातों का विशेष ख्याल रखना ताकि उनकी धान की फसल बहुत बढ़िया हो, जो आपका भी उद्देश्य है, हमारा भी ये उद्देश्य है? देखिए, जैसे अभी मैंने कहा कि भाई खेत में लगातार पानी नहीं खड़ा रहना चाहिए, ये बहुत छोटी सी बात दिख रही है पर ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पैदावार भी बढ़ी हुई मिलेगी, तने छेदक का प्रकोप नहीं होगा और साथ में जो तना गलन की बीमारी है वो भी नहीं आती तो जब ये कीड़े बीमारियां नहीं आएंगी तो आपको
अब पैदावार कुछ ना कुछ दूसरी फसल से आपको फालतू ही मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप समय समय पे खेत का पानी निकालते रहें और लगभग 72 आने पे दूसरा पानी दें। जी। दूसरा, जब भी, जैसा अभी मैं बता भी चुका हूँ कि जो फुहारा है स्प्रे करने के दौरान वो बारीक रखें। जब भी हम लेबर से करवाते हैं, नौकर से करवाते हैं, तो वो बहुत मोटा फुहारा करते हैं और लगभग 6 टंकी 1 किले के अंदर लगाते हैं स्प्रे की। तो ऐसे में हम कीड़े को ख़त्म नहीं कर सकते। तो मेरा अनुरोध है कि हम 12-13 टंकी जो है वो ज़रूर छिड़काव करें, 15 लीटर की एक टंकी, और लगभग 200 लीटर मात्रा हम ज़रूर करवाएं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और था मेरा यहाँ पे कि हम देखते हैं कि अगर हम हर साल थोड़ा किलों को बदल दें, जैसे इन 4 किलो में से धान है, अगली बार में से 2 छोड़ दें, दूसरे 2 ले लें, क्या उससे भी कुछ प्रभाव पड़ेगा इन चीज़ों के ऊपर? हाँ, उससे बीमारियों, कीड़ों में थोड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा है ये तो अगर हम किला बदलते रहें, और अगर किसान भाई थोड़ा सा मतलब इसमें बदलाव भी कर सकेंगे, जैसे सरकार की नीति भी है कि भाई धान के अंतर्गत थोड़ा एरिया हम कम करें, तो उस तरह से भी ये एक अच्छा रहेगा कि अगर कोई किसान भाई सब्ज़ी वगैरह लगा लेते हैं या कोई फल का बाग लगाते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। या हमारे ज़िले में वैसे मक्का बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पा रही है, पर अगर जो किसान भाइयों के जिनके खेत ऊपर हैं, ऊंचे हैं, जहां पानी इकट्ठा नहीं होता, वहां पे वो बेड्स बना के मक्का की खेती भी कर सकते हैं। ये भी फ़ायदेमंद है। पर ये मक्का में ये ध्यान रखना है किसान भाइयों को कि मक्का फसल में खेत में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि मक्का सिर्फ उन किले में लगाएं जो ऊंचे हैं, और बेड्स पे मक्का की बिजाई करें। तराई पे है नीचे, उन पे ना लगाएं। उन पे ना लगाएं। तो सर, अब बात करते हैं खुराक का भी विशेष महत्व है। तो जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा बेहतर रहेगा, और रासायनिक खाद को थोड़ा कम कर देना? देखिए, हमारा जो केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने एक मुहिम चलाई हुई है पिछले 3 वर्ष से अवशेष प्रबंधन के ऊपर, फसल अवशेष प्रबंधन। इस पे भी हम 6 गांव भी गोद ले चुके हैं। तो इसमें सरकार का ये ध्यान कहना है कि जो भी हमारे जैसे जो जीरी के अवशेष हैं उनको हम खेत में मिला दें, और वो हमारी जो धरती की जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ेगी, धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, और जो कीड़े बीमारियों की समस्या है वो भी अपने आप कम हो जाएगी। तो इस पे भी हम काम कर रहे हैं। इसी तरह जो गेहूं के अवशेष जब आएंगे आगे तो उनको भी हम खेत में मिलाएं। तो डॉक्टर प्रद्युमन जी, आप स्टूडियो में आए, आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम, जिसका विषय था धान फसल में कीट प्रबंध। आमंत्रित विशेषज्ञ थे डॉक्टर प्रद्युमन भटनागर, मुख्य वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे थे गिरधारी भाई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई ने दी इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।